नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश परियार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय एजुकेशन हब में। एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक लंबे अरसे के बाद और आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल एक नया टॉपिक। तो देखो, पटवारी और कांस्टेबल की परीक्षा की दृष्टि से जो अपने सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो अपने अब पहले निपटाएंगे। तो इसके अंदर अपने करेंगे मानव शरीर के बारे में। पटवारी के अंदर स्पेशल जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ मानव शरीर। अब देखो, मानव शरीर जो है उससे संबंधित 7 टॉपिक हैं, 8 टॉपिक है उससे संबंधित। तो उन 8 टॉपिकों के बारे में अपने करेंगे कि मानव शरीर से संबंधित जितने भी तंत्र हैं उन तंत्रों के बारे में अपने करने जा रहे हैं। तो देखो, इसके अंदर सबसे पहला तंत्र है रक्त परिसंचरण तंत्र, दूसरा तंत्र आता है पाचन तंत्र, तीसरा आता है श्वसन तंत्र, नंबर 4 पर आता है उत्सर्जन तंत्र, नंबर 5 पर आता है तंत्रिका तंत्र, नंबर 6 पर आता है अंतःस्रावी तंत्र। तो कहने का मतलब है कि अपने क्या करेंगे, तंत्रों के बारे में करेंगे, जितने भी तंत्र हैं उन तंत्रों का अपने विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखो, मानव शरीर से संबंधित जो तंत्र है उन तंत्रों से संबंधित प्रश्न हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो पटवारी हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे रीट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, उसके अंदर इनसे संबंधित प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपने इन टॉपिकों को पूरी डिटेल के साथ करेंगे, एक बढ़िया लेवल तक करेंगे अपने इनको। तो बिना कोई देरी के अपने स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र यानी रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में करेंगे कि रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी, इसका अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं और इस तंत्र के अंतर्गत हम किन किन अंगों का अध्ययन करेंगे। तो इन सब के बारे में अपने करने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहली बात आती है रक्त परिसंचरण तंत्र की कि रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है। अब रक्त से सभी परिचित हो, रक्त यानी अपना ब्लड, जिसे अपने खून भी कहते हैं, रुधिर भी कहते हैं। और परिसंचरण का मतलब होता है कि चक्कर की क्रिया का क्या होना, बार बार होना। और तंत्र का मतलब होता है कोशिकाओं का बना हुआ एक ऐसा सिस्टम या समूह है। तो अब देखो, अपने कह सकते हैं कि अपने शरीर का एक ऐसा तंत्र जो रक्त को हृदय से शरीर के प्रत्येक अंग तक और शरीर के प्रत्येक अंग से वापस हृदय में लेके आता है, इसी को अपने क्या कहते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यानी रक्त का हृदय से शरीर के अंगों में जाना और अंगों से फिर वापस हृदय के अंदर आना, जब ये क्रिया सर्कल में होती है, एक चक्र में होती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र, या अपने कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सबसे पहली बात आती है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी और इसका अध्ययन अपने विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं। तो देखो, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज से पहले लोगों की ये धारणा थी कि रक्त जो होता है वो रक्त जो होता है वो अपने पूरे शरीर के अंदर भरा होता है। सेम उसी तरह जैसे स्पंज के अंदर पानी भरा होता है, जैसे भी अपने कहीं चोट लगती है, चोट लगते ही अपने रक्त बहने लगता है। तो लोगों की ये धारणा थी कि जब रक्त पूरे शरीर के अंदर भरा हुआ है तो जब रक्त की कमी हो जाए तो उसको अपने पीकर पूरा कर सकते हैं। आज भी क्या है कि बहुत सी जनजातियाँ, जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप की मसाई जनजाति है, उनकी आज भी ये सोच है कि पीने से रक्त बढ़ता है, पीने से खून बढ़ता है। तो मसाई जनजाति के जो लोग होते हैं वो अपने पालतू मवेशियों को गर्दन से काटते हैं और उनका खून पीते हैं। खून पीने के पीछे उनकी यही धारणा है कि पीने से खून बढ़ता है। देखो, इस बात को गलत साबित करने वाले थे डॉक्टर विलियम हार्वे। डॉक्टर विलियम हार्वे ने सबसे पहले ये बताया था कि रक्त नलिकाओं में बहता है। अब जब रक्त नलिकाओं में बहता है तो सीधी सी बात है कि पीकर उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। तो अपने ये कहते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले कौन थे, डॉक्टर विलियम हार्वे थे। उन्होंने 1628 ईस्वी में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। इन्होंने ही सबसे पहले यह बताया था कि रक्त जो है वो नलिकाओं के अंदर बहता है। अब बात आती है रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन की कि रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं एंजियोलॉजी में, या इसे कहते हैं अपने रक्त परिसंचरण विज्ञान। तो ये प्रश्न भी पेपर के अंदर पूछा जाता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो इसे अपने क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी कहते हैं। फिर बात आती है कि फादर ऑफ एंजियोलॉजी किसे कहते हैं, तो डॉक्टर विलियम हार्वे को अपने फादर ऑफ एंजियोलॉजी कहते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर अपने किन किन अंगों का अध्ययन करते हैं। तो देखो, रक्त परिसंचरण तंत्र में सबसे पहले अपने हृदय का अध्ययन करेंगे, इसके बाद अपने रक्त वाहिनियों का अध्ययन करेंगे और फिर अपने रक्त का अध्ययन करेंगे। तो इसी क्रम के अंदर अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है खोज की कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, इसके खोजकर्ता
कौन थे? तो सबसे पहले देखो खोज, तो यहाँ लिखेंगे अपने सन 1628 ईस्वी में डॉक्टर विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। अब इसके बाद बात आती है कि अध्ययन कि रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं? तो रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित जो विज्ञान की शाखा है वो होती है एंजियोलॉजी। इसे अपने क्या बोलते हैं? इसे अपने बोलते हैं एंजियोलॉजी। तो अपने 2 प्रश्न क्लियर होते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज सन 1628 में डॉक्टर विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किस में करते हैं? एंजियोलॉजी में करते हैं। अब बात आती है कि जो एंजियोलॉजी है इसके जनक कौन है? तो एंजियोलॉजी का जनक माना गया है डॉक्टर विलियम हार्वे को। तो डॉक्टर विलियम हार्वे को अपने कहते हैं एंजियोलॉजी का जनक, या अपने कहते हैं फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है? डॉक्टर विलियम हार्वे हैं। अब इसके बाद बात आती है कि रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत अपने किन किन अंगों का अध्ययन करेंगे, यानी वो कौन कौन से अंग हैं जिनका अध्ययन अपने रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर करते हैं। तो देखो इसके अंदर सबसे पहली बात आती है हृदय की, कि हृदय का अध्ययन किस में करते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र में करते हैं। इसके बाद बात आती है रक्त वाहिनियों की, कि जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं उनका अध्ययन अपने किस में करते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र में करते हैं। और इसके बाद में बात आती है रक्त की, कि रक्त का अध्ययन अपने किस में करते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र में करते हैं। तो देखो इसको अपने बोलेंगे हार्ट, और इसको अपने बोलते हैं ब्लड वेसल्स, और इसको अपने बोलेंगे ब्लड। तो यहाँ पर यह प्रश्न बनता है कि निम्न में से किस एक का अध्ययन रक्त परिसंचरण तंत्र में नहीं करते? तो देखो हृदय का अध्ययन करते हैं, रक्त वाहिनियों का अध्ययन करते हैं, रक्त का अध्ययन करते हैं। चौथा ऑप्शन देगा आपको फेफड़े, तो फेफड़े का अपने अध्ययन रक्त परिसंचरण तंत्र में नहीं करते, फेफड़े का अपने अध्ययन करते हैं श्वसन तंत्र के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किन किन अंगों का अध्ययन रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर किया जाता है। अब देखो इसके बाद में बात आती है, आपसे वो ये पूछ लेगा कि हृदय का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं? तो हृदय का अध्ययन करते हैं विज्ञान की शाखा कार्डियोलॉजी में। फिर बात आती है कि रक्त वाहिनियों का अध्ययन किस में करते हैं? तो देखो रक्त वाहिनियों का अध्ययन भी किस में करते हैं? एंजियोलॉजी में करते हैं। फिर बात आती है कि रक्त का अध्ययन किस में करते हैं? तो रक्त का अध्ययन करते हैं हेमेटोलॉजी में, जिसे अपने रक्त विज्ञान या हेमेटोलॉजी कहते हैं। तो अब देखो अब बात आती है इसके बाद में कि हृदय का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? इसका अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। इसको अपने क्या बोलेंगे? इसको अपने बोलेंगे कार्डियोलॉजी। तो हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। फिर देखो रक्त वाहिनियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एंजियोलॉजी। इसको अपने क्या बोलेंगे? इसे अपने बोलेंगे एंजियोलॉजी। और फिर देखो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको अपने बोलते हैं हेमेटोलॉजी, या इसे अपने रक्त विज्ञान भी कहते हैं हेमेटोलॉजी को, हेमेटोलॉजी। अब बात आती है कि कार्डियोलॉजी के जनक कौन है, या फादर ऑफ कार्डियोलॉजी अपने किसे बोलेंगे? फादर ऑफ एंजियोलॉजी अपने किसे बोलेंगे? और फादर ऑफ हेमेटोलॉजी अपने किसे बोलेंगे? तो अब देखो इसके बाद जो कार्डियोलॉजी है इसका जनक किसे माना गया है? तो यहाँ लिखेंगे अपने जनक। तो इसके जनक हैं थॉमस लेविज। थॉमस लेविज को कार्डियोलॉजी का जनक कहते हैं। तो कौन हो जाएगा इसका जनक? थॉमस लेविज। फिर देखो एंजियोलॉजी के जनक कौन हैं? तो इसके जनक हैं डॉक्टर विलियम हार्वे, क्योंकि डॉक्टर विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त वाहिनियों की खोज की थी। तो कौन आ जाएगा यहाँ पे? विलियम हार्वे। फिर बात आती है हेमेटोलॉजी के जनक कौन है? तो इसके जनक हैं विलियम ह्यूसोन। विलियम ह्यूसोन को अपने रक्त विज्ञान या हेमेटोलॉजी का जनक कहते हैं। तो अब देखो इस टेबल से अपने कई प्रश्न क्लियर होते हैं। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखो सबसे पहली बात, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज सन 1628 में डॉक्टर विलियम हार्वे ने की। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी में करते हैं। एंजियोलॉजी के जनक कौन है? डॉक्टर विलियम हार्वे हैं। फिर देखो रक्त परिसंचरण तंत्र में किस किस का अध्ययन करते हैं?
तो हृदय का अध्ययन करते हैं, हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी के जनक हैं थॉमस लेविज। रक्त वाहिनियों का अध्ययन कहलाता है एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी के जनक है डॉक्टर विलियम हार्वे। फिर देखो रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी, और हेमेटोलॉजी के जनक हैं विलियम ह्यूसोन। तो आप इसको कीजिए नोट, फिर अपने बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है इसके बाद में कि रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र को अपने कितने भागों के अंदर बांटते हैं। तो अपने करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रकार। रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रकार। तो देखो रक्त परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहला आता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, और दूसरा आता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। अब देखो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र कौन सा होता है, तो देखो खुले रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि इसके अंदर रक्त के परिवहन के लिए नलिकाएं या वाहिकाएं नहीं पाई जाती। इसमें क्या होता है, रक्त जो होता है वो ऊतकों के मध्य जो कोटर होते हैं, ऊतकों के मध्य जो अवकाश होते हैं, उन अवकाशों के अंदर सीधा ही भरा रहता है। जब इनके अंदर नलिकाएं नहीं पाई जाती तो खुले रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्तदाब का मापन नहीं कर सकते। अब बात आती है कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किन किन जंतुओं में पाया जाता है। तो देखो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं, मोलस्का संघ के जंतु हैं, और जितने भी निम्न कोटि के जंतु हैं उन सभी जंतुओं के अंदर खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब आर्थ्रोपोडा संघ की बात आती है तो आपको बता दें कि आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, कि सबसे अधिक जंतु जो होते हैं वो किस संघ में आते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर आते हैं। और मोलस्का जो है ये जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु हैं उनमें सभी कीटों को शामिल किया गया है, यानी इसमें कीट वर्ग आते हैं। अब कीट कौन होते हैं, कीट वो होते हैं जिनके टांगे 3 जोड़ी होती है, या अपने बोल सकते हैं कि कीटों के जो पैर होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं, या अपने बोलते हैं टांगे 3 जोड़ी होती है। मकड़ी इसका अपवाद है, मकड़ी की 8 टांगे होती है, इसलिए मकड़ी को अपने कीट वर्ग में शामिल नहीं करते। तो सीधी सी बात आती है कि आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु, मोलस्का संघ के जंतु और निम्न कोटि के जंतु हैं, उनके अंदर खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब बात आती है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र की। तो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र वो होता है जिसमें रक्त हृदय से निकलने के बाद नलिकाओं के माध्यम से अंगों तक पहुंचता है और नलिकाओं के द्वारा ही वापस हृदय के अंदर आता है। तो अपने कह सकते हैं कि वह रक्त परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त के परिवहन के लिए नलिकाएं या वाहिकाएं पाई जाती है क्या कहलाता है, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। फिर देखो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त नलिकाओं के अंदर बहता है, तो अपने कह सकते हैं कि इसमें रक्तदाब का मापन कर सकते हैं, रक्तदाब का मापन किया जाता है। अब बात आती है कि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वो
इसके अंदर कौन कौन से वर्ग के जंतु आते हैं, तो अपने बोल सकते हैं कि सभी उच्च कोटि के जंतु हैं, जैसे कि मनुष्य हैं, सिफेलोपोडा है, या अपने बोल सकते हैं कुछ मोलस्का संघ के जंतु हैं, उनके अंदर भी कौन सा होता है, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो अपने करते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, तो इसके होते हैं 2 प्रकार। अब इसके 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो उसमें देखो सबसे पहला होगा इसके अंदर खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। और दूसरा होगा इसके अंदर, इसे अपने कहेंगे बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है। अब देखो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है, इसमें अपने कह सकते हैं नलिकाएं या वाहिकाएं उपस्थित होती है। तो अपने लिख देंगे नलिकाएं व वाहिनिकाएं अनुपस्थित। नलिकाएं व वाहिनिकाएं क्या होती है इसके अंदर, अनुपस्थित होती है, नलिकाएं या वाहिकाएं नहीं पाई जाती। तो लिख देंगे नलिकाएं या वाहिकाएं क्या होगी इसके अंदर, अनुपस्थित होती है। फिर देखो इसमें दूसरी बात आती है कि रक्त ऊतकों के मध्य अवकाशों में भरा रहता है। ऊतकों के मध्य अवकाशों में भरा रहता है। फिर बात आती है कि रक्तदाब का मापन नहीं किया जाता। तो लिख देंगे रक्तदाब का मापन नहीं, इसमें रक्तदाब का मापन नहीं होता। अब बात आती है बंद रक्त परिसंचरण की। तो इसके अंदर देखो सबसे पहली बात आती है इसके अंदर कि नलिकाएं व वाहिकाएं उपस्थित। दूसरी बात आती है रक्तदाब का मापन संभव। रक्तदाब का मापन होता है। फिर बात आती है एग्जाम्पल की, किसके अंदर किस किस वर्ग के जंतु आते हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर अपन लिखेंगे यहाँ पे आर्थ्रोपोडा व मोलस्का संघ के जंतु, यानी इसमें आर्थ्रोपोडा व मोलस्का संघ के जंतु आते हैं। अब इसके अंदर एग्जाम्पल की बात आती है, तो इसके अंदर लिखेंगे अपने सभी उच्च कोटि के जंतु। मनुष्य या अपने बोलते हैं सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा। तो देखो रक्त परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और नंबर 2 बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। अब देखो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र जो होगा उसके अंदर नलिकाएं व वाहिनिकाएं अनुपस्थित होती है। इसमें रक्त ऊतकों के मध्य अवकाशों में भरा रहता है। इसमें रक्तदाब का मापन संभव नहीं है। एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोडा व मोलस्का संघ के जंतु। और फिर देखो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र में नलिकाएं व वाहिनिकाएं उपस्थित होती है, रक्तदाब का मापन संभव है। और एग्जाम्पल सभी उच्च कोटि के जंतु, मनुष्य, सिफेलोपोडा आदि को शामिल किया गया है। तो इसको कीजिए आप नोट, फिर बढ़ते हैं अपने आगे।
चलो अपने बढ़ते हैं आगे। अब देखो रक्त परिसंचरण तंत्र का सामान्य परिचय हो गया और इसके प्रकार भी अपने कर लिए। अब अपने करते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र में अपने किन किन अंगों का अध्ययन करते हैं। तो इसमें अपने सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मानव हृदय के बारे में, ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय के बारे में करेंगे कि मानव हृदय कहाँ स्थित होता है, इसकी आकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, मानव हृदय का भार कितना होता है और मानव हृदय की संरचना व क्रिया विधि के बारे में करेंगे अपने। तो अपने स्टार्ट करते हैं आप मानव हृदय के बारे में। तो हेडिंग लगाओ आप मानव हृदय। जैसे अपने बोलते हैं ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। सबसे पहली बात तो आती है इसके सामान्य परिचय की। तो सबसे पहले देखो कि मानव हृदय जो होता है वो कहाँ स्थित होता है, इसकी स्थिति कहाँ पे होती है। तो देखो मनुष्य का जो हृदय होता है उसकी स्थिति होती है जो अपनी वक्ष गुहा होती है। इस वक्ष गुहा में जो दोनों फेफड़े होते हैं उन फेफड़ों के मध्य एक अवकाश होता है। इस अवकाश को अपने बोलते हैं मीडियास्टेनस। इस मीडियास्टेनस अवकाश में बाईं ओर होता है। तो अपने कह सकते हैं कि वक्ष गुहा के मध्य बाईं ओर मीडियास्टेनस अवकाश में। फिर बात आती है उत्पत्ति की कि हृदय की उत्पत्ति किससे होती है। तो उत्पत्ति जो होती है उसकी होती है भ्रूण की मेसोडर्म से होती है। तो देखो कोई भी भ्रूण होता है, इस भ्रूण के अंदर 3 प्रकार की लेयर बनती है। तो इसमें सबसे जो भीतरी लेयर होती है इसको अपने कहते हैं एंडोडर्म। मध्य वाली होती है इसको अपने बोलते हैं मेसोडर्म और सबसे बाहरी होती है इसको अपने कहते हैं एक्टोडर्म। ये तीनों लेयर या तीनों झिल्लियाँ क्या करती है, जीव के सभी अंगों का निर्माण करती है। तो बात आती है हृदय की। तो हृदय का निर्माण किससे होता है, भ्रूण की मेसोडर्म लेयर से होता है। तो अपने कह सकते हैं अपने शरीर के जो कोमल अंग होते हैं वो एंडोडर्म से बनते हैं, उससे हार्ड बनते हैं मेसोडर्म से, और सबसे हार्ड जो अंग होते हैं वो किससे बनते हैं, एक्टोडर्म से बनते हैं। जैसे कि इनेमल होता है, इनेमल मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर पार्ट होता है, तो उसका निर्माण किससे होता है, एक्टोडर्म से होता है। ठीक है, तो अब अपने करते हैं इसका सामान्य परिचय। फिर देखो इसमें बात आती है कि हृदय की प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति में कैसा होता है हृदय। तो मनुष्य का हृदय प्रकृति में होता है मायोजेनिक। इसे अपने क्या बोलेंगे, मायोजेनिक, या अपने बोलते हैं पेशीजन्य हृदय। अब देखो प्रकृति में हृदय 2 प्रकार का होता है, एक होता है मायोजेनिक, एक होता है न्यूरोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब होता है वो हृदय जो पेशियों के द्वारा स्पंदन करता है, और दूसरा होता है न्यूरोजेनिक। इसका मतलब होता है कि वो हृदय जो तंत्रिकाओं के द्वारा या न्यूरॉन्स के द्वारा स्पंदन करता है, उसे अपने बोलते हैं न्यूरोजेनिक। तो देखो इनमें अंतर क्या होता है, इनमें अंतर ये होता है कि अगर मनुष्य के हृदय को शरीर से अलग कर दें तो अलग करने के बाद ही ये कुछ समय तक स्पंदन कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि मनुष्य के हृदय में स्पंदन के जो आवेग होते हैं वो हृदय के अंदर से ही पेशियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। जबकि न्यूरोजेनिक हृदय को अगर जंतु के शरीर से अलग कर दें तो उसका स्पंदन रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि न्यूरोजेनिक हृदय में स्पंदन के जो आवेग होते हैं वो हृदय के अंदर से उत्पन्न न होके वो तंत्रिकाओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। जब उसको शरीर से अलग कर देंगे तो तंत्रिकाएं काम करना बंद कर देगी और उस हृदय का स्पंदन उसी दौरान रुक जाएगा। तो अपने बोलते हैं कि प्रकृति में हृदय 2 प्रकार के होते हैं, मायोजेनिक होते हैं, दूसरे होते हैं न्यूरोजेनिक। अब मायोजेनिक हृदय किस में होता है, मनुष्य के अंदर होता है कि वो हृदय जिसका स्पंदन पेशियों के द्वारा होता है उसको अपने बोलते हैं मायोजेनिक। फिर बात आती है रंग की कि हृदय का जो रंग कैसा होता है, तो रंग होता है इसका हल्का गुलाबी। फिर बात आती है आकार की, आकार कैसे होता है, तो अपने कह सकते हैं बंद मुट्ठी के समान शंकु के आकार का होता है। फिर बात आती है भार की कि भार कितना होता है, तो देखो मनुष्य के हृदय का भार नर और मादा में अलग अलग होता है। नर के अंदर इसका भार होता है 300 ग्राम और मादा के अंदर इसका भार होता है 250 ग्राम। अब देखो अपने भार की बात कर रहे थे, तो महिलाओं के अंदर इसका भार होता है 250 ग्राम और पुरुषों के अंदर हृदय का भार होता है वो 300 ग्राम होता है। तो देखो महिलाओं का हृदय जो होता है वो आकार में पुरुषों के हृदय की तुलना में छोटा होता है और पुरुषों का जो हृदय होता है वो आकार में बड़ा होता है। तो देखो ये डिफरेंस क्यों होता है, ये डिफरेंस उनके शरीर से पता चलता है। ऐसे चलता है कि जिस जीव के हृदय का आकार छोटा होगा उसकी हार्ट बीट ज़्यादा होगी और जिस जीव के हृदय का आकार बड़ा होगा उसकी हार्ट बीट कम होगी।
अब देखो यहाँ पे सीधी सी बात आती है कि महिलाओं के हृदय का आकार छोटा होता है, तो अपने कह सकते हैं कि महिलाओं की जो हृदय धड़कन होती है वो पुरुषों की तुलना में कुछ ज़्यादा होती है, और पुरुषों की जो हृदय धड़कन होती है वो महिलाओं की तुलना में कम होती है। अब देखो हृदय धड़कन का सीधा संबंध होता है शरीर के तापमान से, कि अगर अपने शरीर की हार्ट बीट बढ़ती है, हृदय धड़कन बढ़ती है, तो शरीर का तापमान बढ़ता है। इसी कारण क्या होता है कि महिलाओं के शरीर का जो तापमान होता है वो थोड़ा पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होता है। इसका कारण यही होता है कि महिलाओं की हार्ट बीट ज़्यादा होती है पुरुषों की तुलना में। तो अपने करते हैं आगे। तो सबसे पहली बात आती है उत्पत्ति की, कि हृदय की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है। तो इसमें लिखेंगे अपने भूरण की मेसोडर्म से। फिर बात आती है स्थिति की, कि हृदय की जो पोजीशन होती है, स्थिति होती है, वो कहाँ होती है। इसमें लिखेंगे अपने वक्ष गुहा में, फेफड़ों के मध्य, बाईं ओर। फिर बात आती है आकार की, आकार कैसा होता है। आकार होता है बंद मुट्ठी के समान शंकु के आकार का। शंकु आकार का। फिर बात आती है रंग की, कि रंग कैसा होता है। तो रंग होता है हल्का गुलाबी, हल्का गुलाबी मार्शल। फिर बात आती है प्रकृति की, कि हृदय की प्रकृति कैसी होती है। प्रकृति में होता है ये मायोजेनिक, या इसको अपने कहते हैं पेशी हृदय, पेशी हृदय। फिर बात आती है भार की, कि भार कितना होता है। तो देखो भार में दो कंडीशन होती है इसमें, नर का भार अलग होता है और मादा का जो हृदय होता है उसका भार अलग होगा। तो लिख देंगे नर, या लिखेंगे अपने मादा। तो नर का जो हृदय होता है इसका भार होता है 300 ग्राम, और जो मादा होती है उसके हृदय का आकार होता है 250 ग्राम। तो उसको आप कीजिए नोट। फिर बढ़ते हैं अपने आगे। अपने करेंगे हृदय की संरचना के बारे में, कि हृदय की संरचना कैसी होती है, हृदय के अंदर कितने चैम्बर पाए जाते हैं, हृदय के अंदर कौन कौन से वाल्व होते हैं, उनके बारे में करेंगे अपने। अब देखो हृदय की संरचना। तो हृदय की संरचना में सबसे पहली बात आती है कि मनुष्य का जो हृदय होता है उसके अंदर 4 कोष्ठ होते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग होता है आलिंद, और नीचे वाले भाग होते हैं निलय। आलिंद जो होते हैं वो 2 होते हैं, दाईं ओर होता है दायां आलिंद, बाईं ओर होता है बायां आलिंद। दोनों जो आलिंद होते हैं उनके मध्य एक झिल्ली होती है, एक पट पाया जाता है, जिसको अपने बोलते हैं अंतर आलिंद पट। इसी प्रकार से नीचे का जो भाग होता है वो कहलाता है निलय।
तो नीले के दो भाग होते हैं, दाईं ओर दायां निलय, बाईं ओर होगा बायां निलय। दोनों निलय भी एक झिल्ली के द्वारा अलग होते हैं जिसे अपने बोलते हैं अंतर्निलय पट। अब बात आती है कि हृदय जो होता है उसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, एक कैविटी होती है जिसे अपने बोलते हैं हृदय आवरणी गुहा, या इसे अपने पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। जो हृदय आवरणी गुहा होती है, इस हृदय आवरणी गुहा के अंदर एक स्पेस होता है और उस स्पेस के अंदर एक द्रव पदार्थ भरा होता है। उस द्रव पदार्थ को अपने बोलते हैं हृदय आवरणी द्रव। अब देखो, जो हृदय आवरणी द्रव होता है ये हृदय से संबंधित कई काम करता है। सबसे पहला काम तो होगा कि हृदय की बाहरी चोटों से रक्षा करेगा। इसके अलावा हृदय स्पंदन के दौरान फैलने के लिए स्थान उपलब्ध करवाएगा। इसके अलावा हृदय की जो झिल्लियाँ होती है उनको क्या करता है, ये घर्षण से बचाता है। फिर बात आती है कि जो दायां आलिंद और जो दायां निलय है उन दोनों के मध्य एक कपाट पाया जाता है। इसको अपने क्या कहते हैं, त्रिवलनी कपाट, या इसे अपने ट्राइकप्सिड वाल्व भी कहते हैं। इसी प्रकार से बायां आलिंद और जो बायां निलय है उनके मध्य भी कपाट होता है। इस कपाट को अपने कहते हैं द्विवलनी कपाट, या इसे अपने बाइकप्सिड भी कहते हैं। अब देखो, इसके अलावा जो अंतरालिंद पट होता है, अंतरालिंद पट में एक गड्ढा पाया जाता है। इस गड्ढे को अपने बोलते हैं फोसा ओवेलिस। अब देखो, ये जो गड्ढा होता है फोसा ओवेलिस, ये किसका अवशेष होता है, तो देखो भ्रूणावस्था के दौरान जब हृदय का निर्माण होता है उस दौरान क्या होता है, दाएं आलिंद और जो बायां आलिंद होता है उन दोनों के मध्य एक छिद्र पाया जाता है। इस छिद्र को अपने बोलते हैं फोरामेन ओवेलिस। जब हृदय का निर्माण पूरा हो जाता है तो छिद्र तो बंद हो जाएगा, लेकिन अवशेष की जगह यहाँ पे एक गड्ढा रह जाता है। उसी गड्ढे को अपने बोलते हैं फोसा ओवेलिस। अगर मान लो कि किसी व्यक्ति के हृदय में ये छेद नहीं भरा जाता, ये छेद रह जाता है, तो ऐसे में क्या होगा कि दाएं आलिंद का जो अशुद्ध रक्त है वो बाएं आलिंद के अंदर आ जाएगा और यहाँ से ये पूरे शरीर के अंदर चला जाएगा। इससे फिर क्या होगा, उस बच्चे के शरीर का रंग नीला पड़ने लगेगा और उसको अपने बोलेंगे ब्लू बेबी। तो ब्लू बेबी जो रोग होता है वो किस कारण होता है, जब हृदय में दाएं आलिंद और बाएं आलिंद के मध्य छेद हो, इसे अपने कहते हैं ब्लू बेबी। फिर देखो, इसके बाद बात आती है कि जो दायां आलिंद होता है, दाएं आलिंद में एक घुंडी के समान संरचना पाई जाती है। इस घुंडी के समान जो संरचना होती है इसको अपने बोलते हैं एसेनोड, या अपने इसे कहते हैं पेसमेकर। अब देखो, ये पेसमेकर या एसेनोड होती है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि हृदय का जो स्पंदन होता है उस स्पंदन के दर पर क्या करती है, ये नियंत्रण करती है, या अपने से कह सकते हैं कि हृदय स्पंदन जो दर होती है उसका निर्धारण कौन करती है, पेसमेकर करती है या एसेनोड करती है। जिन व्यक्तियों के हृदय में पेसमेकर काम करना बंद कर दे तो उन व्यक्तियों को कृत्रिम पेसमेकर लगाए जाते हैं। तो अब ये डायग्राम बनाइए, फिर अपने बढ़ते हैं आगे। अब अपन इसके बाद करेंगे हृदय की क्रिया विधि, कि हृदय की जो क्रिया विधि होती है वो किस रूप में होती है। तो अपने करेंगे हृदय की क्रिया विधि के बारे में।
देखो बात आती है हृदय की क्रियाविधि की, कि मनुष्य का हृदय कैसे काम करता है। ठीक है, किस प्रकार से रक्त ये अंगों से हृदय के अंदर आता है और फिर वापस ये रक्त हृदय से फेफड़ों के अंदर जाता है, फेफड़ों से वापस हृदय में आता है और हृदय से फिर वापस अंगों में कैसे जाता है। तो देखो हृदय की क्रियाविधि में देखो सबसे पहले अपने शरीर के जो अंग या ऊतक हैं, उन अंग या ऊतकों का जो अशुद्ध रक्त होता है, यहाँ पे अशुद्ध रक्त का मतलब है कि वो रक्त जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा हो, उसे अपने मानेंगे अशुद्ध रक्त। तो देखो CO2 युक्त रक्त या अपने कह सकते हैं अशुद्ध रक्त महाशिरा के द्वारा सर्वप्रथम दाएं आलिंद में पहुँचता है, और जब दायां आलिंद रक्त से पूरा भर जाएगा उसके बाद त्रिवलनी कपाट खुलता है और रक्त जो होता है वो दाएं आलिंद से किस में आ जाएगा, दाएं नीले में आ जाएगा। और जब दाएं नीले रक्त से पूरा भर जाएगा तो इन दोनों के मध्य जो त्रिवलनी कपाट है ये बंद होता है, और फिर क्या होगा, दाएं नीले में संकुचन होगा, यानी ये सिकुड़ेगा। इस संकुचन के कारण एक दाब उत्पन्न होगा और उसी दाब के कारण रक्त जो है वो कहाँ पहुँच जाएगा, फेफड़ों के अंदर पहुँच जाएगा। अब देखो दाएं नीले से रक्त फेफड़ों के अंदर जा रहा है, किसके द्वारा जा रहा है, पल्मोनरी धमनी के द्वारा जा रहा है। फेफड़ों के अंदर क्या होते हैं, वायुकोष होते हैं, कुप्पिकाएं होती है। ये वायुकोष या कुप्पिकाएं क्या करती है, हृदय से आने वाला जो CO2 युक्त रक्त है उस रक्त में से CO2 का अवशोषण कर लेगी और उसके अंदर क्या मिला देगी, ऑक्सीजन मिला देगी। अब देखो रक्त में जब मिलेगी ऑक्सीजन तो रक्त क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। फिर देखो शुद्ध रक्त है वो फेफड़ों से वापस कहाँ आता है, बाएं आलिंद के अंदर आता है। किसके द्वारा आता है, पल्मोनरी शिरा के द्वारा आता है। जब बायां आलिंद रक्त से पूरा भर जाएगा तो उस दौरान क्या होगा, फिर बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य जो द्विवलनी कपाट है ये कपाट खुल जाएगा और रक्त बाएं आलिंद से कहाँ पे आ जाएगा, बाएं नीले के अंदर आ जाएगा। फिर देखो जब बाएं नीले रक्त से पूरा भर जाएगा तो द्विवलनी कपाट क्या होगा, बंद हो जाएगा और फिर बाएं नीले में क्या होगा, संकुचन होगा। इस संकुचन के कारण रक्तदाब उत्पन्न होगा और उस दाब के द्वारा रक्त फिर महाधमनी के द्वारा वापस अंग या ऊतकों में पहुंचा दिया जाता है। तो ये पूरी हृदय की क्रियाविधि है कि हृदय किस प्रकार से रक्त का परिसंचरण करता है। तो देखो इसके अंदर समझने वाली बात है कि यहाँ पे मैंने लिखा है पल्मोनरी धमनी, जिसको अपन लिखा है नीले रंग से, और यहाँ लिखा है महाशिरा, इसको अपन लिखा है नीले रंग से। यानी यहाँ पे नीले रंग से लिखने का मतलब क्या है, इससे मतलब है कि जो नीले रंग की सिराएं या धमनियाँ होती हैं उसके अंदर जो रक्त बहता है वो उसका रंग कैसा होता है, हल्का नीला होता है। हल्का नीला क्यों होता है, क्योंकि उस रक्त के अंदर होती है CO2 की मात्रा ज़्यादा। तो अपने ये कह सकते हैं कि जो अशुद्ध रक्त होता है या CO2 युक्त रक्त होता है उसका रंग कैसा होता है, तो उसका रंग होता है हल्का नीला। तो देखो दो सिराएं, दो नलिकाएं होती है, एक तो होती है धमनी, एक होती है सिरा। धमनियों में तो सदैव बहता है शुद्ध रक्त और सिरों में बहता है सदैव अशुद्ध रक्त। तो यहाँ पर ये अपवाद है, यहाँ पर मैंने पल्मोनरी धमनी को नीले रंग से बनाया है, इसका मतलब इस धमनी के अंदर जो रक्त बहता है वो कैसा है, अशुद्ध रक्त। तो अपने कह सकते हैं अपने शरीर की एकमात्र ऐसी धमनी कौन सी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो वो होती है पल्मोनरी धमनी, जो क्या करती है, ये दाएं नीले से अशुद्ध रक्त को कहाँ लेके जाती है, फेफड़ों के अंदर लेके जाती है। फिर देखो शिराओं के अंदर रक्त बहता है अशुद्ध, तो यहाँ पे मैंने पल्मोनरी शिरा को बनाया है लाल रंग से, इसका मतलब ये कौन सा रक्त है, शुद्ध रक्त है। अब देखो तो अपने कह सकते हैं कि एकमात्र ऐसी कौन सी शिरा होती है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, तो वो कौन सी होती है, पल्मोनरी शिरा होती है, जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त को कहाँ लेके आती है, बाएं आलिंद के अंदर लेके आती है। तो ये अपवाद है, धमनी का अपवाद क्या हो जाएगा, पल्मोनरी धमनी, और शिरा का अपवाद क्या हो जाएगा, पल्मोनरी शिरा हो जाएगा। अब देखो इससे संबंधित आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखो सबसे पहला प्रश्न तो इसके अंदर ये बनता है कि अपने शरीर के अंग व ऊतकों से अशुद्ध रक्त सर्वप्रथम हृदय के किस भाग में पहुंचेगा। तो देखो अंग व ऊतकों का जो अशुद्ध रक्त है वो सबसे पहले हृदय के दाएं आलिंद के अंदर पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा, दाएं आलिंद के अंदर। फिर प्रश्न ये बनता है कि अंग व ऊतकों का अशुद्ध रक्त हृदय में किसके द्वारा आता है, तो किसके द्वारा आता है, महाशिरा के द्वारा आता है। फिर प्रश्न बनता है कि फेफड़ों के अंदर रक्त हृदय के किस भाग से आता है, तो फेफड़ों में रक्त जो होता है वो हृदय के दाएं नीले से आता है, और किसके द्वारा आता है, पल्मोनरी धमनी के द्वारा आता है। एकमात्र ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है वो कौन सी होती है, पल्मोनरी धमनी होती है। फिर देखो इसका में बात आती है कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त सर्वप्रथम हृदय के किस भाग में पहुंचता है, तो फेफड़ों में शुद्ध रक्त सर्वप्रथम हृदय के बाएं आलिंद के अंदर पहुंचता है, और किसके द्वारा पहुंचता है, तो ये पहुंचता है पल्मोनरी शिरा के द्वारा पहुंचता है। अपने शरीर की एकमात्र ऐसी शिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है तो वो कौन सी है, पल्मोनरी शिरा है।
इसके बाद बात आती है कि शरीर के अंग व ऊतकों में रक्त हृदय के किस भाग से आता है, तो किस भाग से आता है, बाएं नीले से आता है। बायां नीले जो होता है वो संकुचन के द्वारा रक्तदाब उत्पन्न करता है और इसी रक्तदाब के कारण रक्त जो है वो अंग व ऊतकों में पहुंचा दिया जाता है। किसके द्वारा, महाधमनी के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। तो ये तो थी हृदय की संरचना की क्रियाविधि। अब अपने बढ़ते हैं आगे, पहले आप इसको नोट कीजिए। चलो आगे लिखिए आप, आगे लिखना स्टार्ट कीजिए। हृदय को शरीर का ऑटोमेटिक पंपिंग स्टेशन कहते हैं। हृदय को शरीर का ऑटोमेटिक पंपिंग स्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिए। हृदय शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। हृदय शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। नेक्स्ट लिखिए। हृदय के चारों ओर एक गुहा पाई जाती है जिसे पेरिकार्डियम या हृदयावरणी गुहा कहते हैं। हृदय के चारों ओर एक गुहा पाई जाती है जिसे पेरिकार्डियम या हृदयावरणी गुहा कहते हैं। इस गुहा में एक द्रव भरा रहता है जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। अब नीचे हेडिंग लगाइए पेरिकार्डियल द्रव के कार्य, कि पेरिकार्डियल द्रव क्या काम करता है। पेरिकार्डियल द्रव के कार्य, और इसमें लिखिए आप सबसे पहले नंबर 1 बिंदु लगा के, हृदय की बाहरी चोटों से रक्षा करना। हृदय की बाहरी चोटों से रक्षा करना। दो नंबर बिंदु में लिखिए हृदय को गीला बनाए रखना। हृदय को गीला बनाए रखना। और 3 नंबर बिंदु में लिखिए हृदय की झिल्लियों को घर्षण से बचाना। हृदय की झिल्लियों को घर्षण से बचाना। और 4 नंबर बिंदु में लिखिए हृदय स्पंदन के दौरान फैलने के लिए स्थान उपलब्ध करवाना। हृदय स्पंदन के दौरान
फैलने के लिए स्थान उपलब्ध करवाना। तो देखो ये होते हैं पेरिकार्डियल द्रव के कार्य कि सबसे पहला काम तो क्या करेगा, हृदय की बाहरी चोटों से, बाहरी आघातों से रक्षा करता है। दूसरा क्या करेगा, हृदय को नम और गीला बनाए रखता है। तीसरा क्या करता है, हृदय की जो झिल्लियाँ होती है उन झिल्लियों को ये घर्षण से बचाता है। और नंबर 4 काम क्या करता है, तो नंबर 4 जो काम होता है इसका वो होता है कि हृदय स्पंदन के दौरान उसे फैलने के लिए स्थान उपलब्ध करवाता है। तो देखो आज के सेशन को अपने देते हैं यही विराम और मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।